बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट फंक्शनल इंग्लिश को, कि इसका पेपर किस तरह आता है और हमने पेपर को किस तरह ईजिली अटैम्प्ट करना है और अच्छे मार्क्स लेने हैं। पेपर हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। सेक्शन ए के अंदर टोटल आपने 3 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं और सेक्शन बी में आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सेक्शन ए में हमने 3 क्वेश्चन कौन से अटैम्प्ट करने हैं? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वाले में हम कहते हैं डिफाइन फॉलोइंग विद एग्जाम्पल, कि हमने नीचे डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन यहाँ पे पार्टिसिपल की आई हुई है, फिर इंटरजेक्शन की आई हुई है। पार्टिसिपल किसे कहते हैं? तो पार्टिसिपल है एक वर्ब की किस्म होती है जिसका कुछ हिस्सा पार्टिसिपल वर्ब होता है और कुछ हिस्सा एडजेक्टिव होता है। इसी तरह दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो जो सडन फीलिंग्स हमारे पास होती है उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? किसी भी काम में जब रिफ्लेक्शन जो आपके पास रिफ्लेक्ट बैक होता है, जैसे कि कोई भी काम आपने खुद किया है, आई डन इट माई सेल्फ, तो ये एक्शन आपकी तरफ ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फिर है नोमिनेटिव केस। इसी तरह लास्ट है एडवर्ब क्लास। तो डेफिनेशंस अगर आप अच्छे तरीके से रेडी करते हैं बुक के अंदर से, तो पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में वो कहता है डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट कहते हैं कि जो कुछ उसने आगे लिखा हुआ है हमने वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो डू एज डायरेक्ट में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में वो कहता है ही राइट्स लिजिबली, कि उसने लिजिबली इस चीज़ को राइट किया है। आगे कहता है कि आपने इसमें मूड को फाइंड आउट करना है। 3 किस्म के मूड होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड। तो ये तीनों को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो मूड हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड, ये नीचे लिखा हुआ। इंडिकेटिव मूड किसे कहते हैं? जिसमें हम कोई स्टेटमेंट वगैरह देते हैं। इंपेरेटिव मूड कहते हैं जिसमें हम किसी भी किस्म की कोई कमांड या रिक्वेस्ट वगैरह देते हैं। और तीसरी किस्म हमारे पास सब्जेक्टिव मूड है, जो कि हमारे पास कोई रिकमेंडेड होती हैं, विशेस वगैरह होती है, रिकमेंडेशन वगैरह होती हैं, इसको हम सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था ही राइट्स लिजिबली, इसमें हमने मूड बताना था, तो इसमें हमें स्टेटमेंट दी जा रही है, तो ये हमारे पास इंडिकेटिव मूड हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कहता है द ओल्ड वुमेन सिट्स इन द सन्स, तो इसको हमने कहता है चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो हमारे पास ये टेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको जब नेगेटिव में हम कन्वर्ट करेंगे द ओल्ड वुमेन डज नॉट सिट इन द सन, क्योंकि हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को इन नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डू नॉट और डज नॉट आता है। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 भी इसका क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 में वो कहता है हमारे पास ही स्कोर 20 रन्स, ये हमारे पास जो सेंटेंस आया है ये पास्ट इंडेफिनिट है। कहता है इसको आपने चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। तो जब पास्ट टेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो उसमें जो यूज़ होता है डिड यूज़ होता है, तो डिड ही स्कोर 20 रन्स। तो इस तरह ये पॉइंट नंबर 3 हमारा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 एज डायरेक्ट को करने के लिए आपको टेंसेस आने चाहिए और साथ आपको डेफिनेशंस पे कमांड होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में वो कहता है इज़ गेटिंग लेट फ्रॉम द स्कूल, कि वो स्कूल से लेट हो रही है, तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं फॉर आता है। ही इज़ गेटिंग लेट फॉर स्कूल, इसे करेक्ट करके आपने लिख देना है। पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि आपने स्टेटमेंट जो आपको दी गई है इसमें आपने वर्ब को पास्ट टेंस के अंदर लिखना है। तो वर्ब हमारे पास यूज़ हो रहा है यहाँ पे टीयर्स, इसको जब सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सारा सेंटेंस हमारे पास यही आ जाएगा। बस यहाँ पे लफ्ज़ स्टोर यूज़ कर देंगे जो इसकी सेकंड फॉर्म है TORE। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास अटैम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 चीज़ें वो पूछेगा, जिसमें चेंज द नंबर है, चेंज द जेंडर है, एनाटोनियम्स है और हमारे पास चेंज इनटू द नाउन है। तो ये इसको हमने कैसे करना है? जो चेंज द नंबर जो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है इसे कहते हैं सिंगुलर प्लूरल, जिसे आसान लफ्ज़ों में वाहिद जमा कहते हैं। अब वाहिद जमा में बच्चे मिस्टेक्स ये करते हैं कि सब के साथ एस और एस का इजाफा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। सिंगुलर प्लूरल को करने के लिए, चेंज द नंबर को करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या हैं? तो सिंगुलर प्लूरल को करने का जो जनरल रूल होता है उसमें हम सिंपल जब भी हमारे पास कोई नाउन आता है उसके लास्ट पे एस और एस का इजाफा कर देते हैं। लेकिन अगर नाउन एंड हो रहा है एस के ऊपर, एक्स के ऊपर, एस एच के ऊपर, ओ आर के ऊपर, सी एच के ऊपर, तो आपने लास्ट में ए एस ऐड करना है। आपने इसके लास्ट पे सिर्फ एस ऐड नहीं करना, सॉरी ई एस ऐड करना है, आपने सिर्फ एस ऐड नहीं करना।
इसी तरह अगर हमारे पास जो नाउन है, जो हमारे पास वर्ड लिखा हुआ आया है जिसको हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है, उसके लास्ट पे वाई आ रहा है तो आपने वाई को हटा के IES लगा देना है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल के जो आपके माइंड में होंगे तो आप इजीली सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट कर सकेंगे। सिंगुलर प्लूरल की एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि अगर लास्ट पे आपके पास क्या कहते हैं वाई आ रहा है और लास्ट पे वाई से पहले वोवल्स हैं तो आपने इनके लास्ट पे जो चीज़ ऐड करनी है वो सिर्फ एस ऐड करनी है, IES ऐड नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल वोवल्स कोई भी AEIOU आ जाते हैं वाई से पहले तो आपने लास्ट पे सिर्फ एस को ऐड करना है और आपका वो प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट है, चेंज द जेंडर, जिसके मैक्सिमम फेमिनिन कहते हैं, मुज़क्कर मुनस कहते हैं, वो आपने करने हैं। इसके सी पार्ट में कहते हैं गिव एनाटोनियम, आपने मुतज़ाद लिखने हैं, गिव एनाटोनियम आपने एनाटोनियम लिखने हैं, उलट लिखने हैं। जैसे ये नॉलेज है, नॉलेज का एनाटोनियम बनेगा इग्नोरेंस बन जाएगा, डेटर है तो क्रेडिटर बन जाएगा। इस तरह आपने एनाटोनियम्स करने हैं इसके। उसके बाद इसका चौथा हिस्सा है चेंज दी नाउन। चेंज दी नाउन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डिफेंड तो डिफेंस लिख देंगे, इन्फीरियर लिखा हुआ है तो इन्फीरियरिटी लिख देंगे, ट्रेजिक लिखा हुआ है तो इस ट्रेजिक को लिख देंगे ट्रेजिडी, यहाँ पे लिखा है मैग्नीफाई तो मैग्नीफाई को मैग्नीफिकेशन लिख देंगे, रिसीव रिसेप्शन लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने इस तरह सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास होता है इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल्स, के आपने करेक्ट आर्टिकल्स बताने हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, A, N, D 3 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं जो आपने करेक्ट यहाँ पे लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट होता है उसमें कहता है इंसर्ट द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, आपने अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन लगानी है। तो प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, ग्रामर अगर आपको आती होगी तो तीसरा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा कि ऑफ, एन, ऑन, बाय, इन ये आपने कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। तो तीसरे पार्ट का जो सी हिस्सा है उसमें वो कहता है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है जिसको उसने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो आपने बताना है यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। टेंसेस का आपको आना इस इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके डी पार्ट में उसने आपको कहेगा कि आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट आपने बता देने हैं कि आपने जिस तरह लिखा हुआ है अनएबल टू पे द डेट्स, ऐसा बंदा जो अपने कर्जे अदा करने में नाकाम हो जाए उसे बैंकरप्ट कहते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है। अगर मैं आपको लास्ट वाला बताऊं, एन ऑफिसर फॉर विच नो सैलरी इज पेड, कि ऑफिसर जो कोई जहाँ पे किसी भी किस्म का कोई मुआवजा वगैरह पे नहीं किया जाता उसे ऑनरेरियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वो कहेगा चेंज द नरेशन और चेंज द वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है। जिन बच्चों को टेंसेस आते होंगे वही एक्टिव वाइज पैसिव वाइज या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वो कहता है कि उसने हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स दी है और हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं, इसमें जो ठीक ऑप्शन होगी उससे हमने फिलिंग द ब्लैंक में फिल कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में उसने मुझे कहा हुआ है नेम द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ एवरी वर्ड, कि ये जो आपको हर लफ्ज़ दिया गया है आपने इस पार्ट ऑफ स्पीच में हर फिक्रे को बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, टू क्या है, थिंक क्या है, इस क्या है, टू क्या है, एक्ट क्या है। तो इसको भी करने के लिए ग्रामर पे आपकी कमांड होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो लफ्ज़ हमारे पास लिखा हुआ है सबसे पहले टू हमारे पास प्रेपोजिशन है, इसके बाद लिखा हुआ है थिंक हमारे पास वर्ब है, इसके बाद इज़ लिखा हुआ है, इज़ भी मेरे पास वर्ब होता है, टू लिखा हुआ है, टू प्रेपोजिशन होती है, और जो लास्ट वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है एक्ट हमारे पास वर्ब होता है। लास्ट वन इज़ दैट कहता है कि यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंस, हमारे पास ईडियम्स आए हुए हैं, ईडियम्स आपने याद करने हैं और ईडियम्स को आपने हल करना है। तो ये हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है सेक्शन ए में। अगर आप आसान क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूं तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन ये आप थोड़ी सी ग्रामर पे फोकस करके टेंसेस वगैरह सीख के ये 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। इनमें से अपनी मर्जी के आप 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा लेंथी और टेक्निकल होता है कि जैसे टेंसेस आएंगे, एक्टिव स्पेसिफाइज आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे, वही क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर सकता है। इसके बाद सेक्शन बी की बात कीजिए तो सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 आएगा वो प्रेसी वाला आएगा। उसमें 2 ही क्वेश्चन होते हैं कि डिफाइन प्रेसी, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ प्रेसी, या डिफाइन प्रेसी, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव या फीचर ऑफ प्रेसी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि पैसेज को केयरफुली रीड करना है और आपने आंसर द क्वेश्चन करने हैं। पैराग्राफ आपको आएगा, पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चन आंसर होंगे, उनके आपने जवाब लिखने होंगे। बच्चे ऊपर से जवाब देखते हैं, नीचे उतार के निशान लगा के लिख देते हैं और एग्जामिनर नंबर नहीं देता। आपने इन क्वेश्चंस के अंदर सेल्फ राइटिंग लिखनी होती है, खुद से चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है और लास्ट पे प्रेसी करनी होती है। प्रेसी कहते हैं कि पैराग्राफ को 1/3 करके लिखना होता है कि 33%
आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो आपको अगर पैराग्राफ में 100 वर्ड्स हैं तो आपको 30 वर्ड्स के अंदर पैराग्राफ को लिखना पड़ेगा, जिसे प्रेसी कहते हैं, और टाइटल भी देना पड़ेगा कि ये हमारे पास पैसेज किस टॉपिक पर आया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ऐसे आएंगे, 4 ऐसे आएंगे, उन 4 ऐसे के अंदर से हमने एक ऐसे अटैम्प्ट करना होगा। तो ये बेसिकली इंग्लिश का पैटर्न था, जिसको अगर आप थोड़ी सी एफर्ट वगैरह करें, चीज़ों को सीखें, समझने की कोशिश करें, तो आप इस पेपर को ईजिली अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। और ये पेपर ऐसा है कि आप इसे 2 घंटे में इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रेसी और ऐसे है ये हमारे पास 1.5 यानी कि 1.5 घंटे में इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं। और जो पहले सेक्शन ए में हमारे पास 3 क्वेश्चन है वो आधे घंटे में बच्चे इजीली अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं। तो ग्रामर पे, टेंसेस वगैरह पे आप अच्छे तरीके से फोकस वगैरह करें, इस पेपर को आप इजीली पास कर जाएंगे। वीडियो मुकम्मल हो चुकी है इंशाल्लाह। किसी भी किस्म की मज़ीद रहनुमाई के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।